अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीब आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और साथ ही साथ अपने चाहने वालों का भी ख्याल रख रहे होंगे। हम तो आपको रोज़ याद कराते रहा करेंगे कि अपना ख्याल भी रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें और साथ ही साथ जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, जो अजीज़ व अकारिब हैं, उनसे भी कभी हाल चाल पूछ लिया करें। उनसे भी पूछ लिया करें कि क्या वो खैरियत से हैं या नहीं हैं। ज़रूरी नहीं होता कि जनाब कोई आपको याद करे या आप किसी को याद करें तो तब कोई फ़ायदा ही हो या कोई काम ही हो, कोई हेल्प मांगनी है या करनी है तभी आप उनसे राब्ते में रहें। कभी कभार ऐसे ही किसी को याद कर लेना कोई जुर्म नहीं होता है, उनसे हाल चाल पूछ लेना कोई मुफाद नहीं होता है। तो इसलिए मैं कहती रहती हूँ, रोज़ाना की बुनियाद पर आपको याद कराती हूँ। तो आज चूँकि है भी वीकेंड और वीकेंड पर आप लोग भी कोशिश करते होंगे कि जनाब हम कोई ऐसा प्लान करें जिसमें जो घर वाले हैं उनको भी थोड़ा सा टाइम दे पाएँ, अपने आप को भी टाइम दे पाएँ। फिर हमारे अगर दोस्त हैं जिनसे हमने वादे किए हुए होते हैं कि हम दोस्ती निभाएंगे तो उनको भी थोड़ा बहुत टाइम दें, बिकॉज़ पूरा हफ़्ता हम लोग बहुत बिज़ी रहते हैं, बिज़ी स्केड्यूल रहता है हमारा, तो ये थोड़ा सा टाइम निकलता है। अच्छा, अब ये जो थोड़ा सा टाइम है ना, एक तो सर्दी है, सर्दी में कोशिश यही हम करते हैं कि जनाब बाहर चल के अच्छा सा कोई खाना खाएं, बैठें, गप्पे मारें, कोई आग जल रही हो, बोन फायर हो रहा हो और साथ हम लोग ना चाय की प्याली लें, चाय का कप पिए, कॉफ़ी पी रहे हों और ना अपनी यादों को ताज़ा कर रहे हों। अपनी जितनी भी हमने खूबसूरत यादें समेटी हुई हैं ज़िंदगी की, उनको दोबारा से रिकॉल कर रहे हो, वो भी करें, वो भी बहुत ज़रूरी है। हमें आगे बढ़ने के लिए अपने पास्ट को याद रखना ज़रूरी है, लेकिन उसमें जीना ज़रूरी नहीं है। उसको याद ज़रूर रखें, उससे सबक ज़रूर लें, लेकिन उसमें जिए ना। जीने के लिए आपको प्रेजेंट में रहना पड़ता है और प्रेजेंट में रहने के लिए आपको खुश रहना है। खुश रहेंगे तो आपका जो प्रेजेंट है वो अच्छा रहेगा और आपका फ्यूचर उससे भी बेहतरीन होगा। खैर, छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो हमें वीकेंड पर मेरे ख्याल से थोड़ा अपने लिए टाइम निकालने के लिए, अपनी फैमिलीज़ के लिए, ताकि उनको एक हेल्दी इन्वायरमेंट भी दिया जा सके। उनको जो है ना इतनी मुश्किल से जो पूरा हफ्ता पूरी हमारी लाइफ गुजरी होती है उसमें जो है ना थोड़ा बहुत जो है ना वो खुशी का एक एलिमेंट भी आ जाए। उसके लिए क्या है, लाहौर शहर में बहुत सारी चीज़ें हो रही होती है और उसमें एक बहुत अच्छी चीज़ होने जा रही है जो कल मैंने जब उसकी फुटेजेस देखी, उसकी वीडियोस देखी तो मेरा दिल बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा कि जनाब कोई और जाए ना जाए, मैं तो ज़रूर वहाँ पर जाके विज़िट करूँगी, अपने घर वालों के साथ उनको दिखाऊँगी। वैसे तो ये हर साल ये होता है। मैं बात कर रही हूँ गुले दाऊदी की नुमाइश के हवाले से कि फूलों की नुमाइश जो है ना वो लाहौर शहर में सज चुकी है। कल उसका बहुत ही ग्रैंड इफ्तिताह हुआ है पंजाब हुकूमत की तरफ से। ये जो गुले दाऊदी की नुमाइश है ये की जाती है, पूरा एहतमाम किया जाता है। क्या रंगारंग खूबसूरत से फूल जो है ना वहाँ पर सजाए जाते हैं और सिर्फ फूल नहीं वहाँ पर देखने को होते हैं, वहाँ के जो मनाज़र हैं, वहाँ पर जो उन्होंने मोनूमेंट्स बनाए हुए होते हैं, वहाँ पर जो उन्होंने बाकी चीज़ें बनाई हुई होती हैं वो भी देखने के काबिल होते हैं। और लिटरली दिल खुश हो रहा होता है कि लोगों ने इतनी मेहनत की हुई होती है। पहले तो वो गुले दाऊदी जो खूबसूरत खूबसूरत फूल होते हैं जो रंग बिरंगे और कौन कौन से ऐसे अल्लाह की कुदरत के रंग होते हैं जो हमने कभी देखे नहीं होते, वो हम उस एग्ज़िबिशन में जाके देख सकते हैं। तो कल से वो स्टार्ट हो चुकी है, 15 दिसंबर तक वो जारी रहेगी लाहौर शहर में। तो जनाब मुझे ये लगा कि आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए और आपको भी वहाँ पर जाना चाहिए। वीकेंड भी है और वीकेंड से अच्छा और कोई दिन होता नहीं है ऐसी चीज़ों से महजूज़ होने को। तो ये आज का पैगाम था जो मैंने आप तक पहुँचा दिया है। अभी हमने आगे बढ़ना है, कुछ बात कर लेते हैं जनाब खाने पीने के हवाले से। और आज बहुत ही मज़ेदार सी एक रेसिपी हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। शेफ़ अली रज़ा हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं और बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ वो आपके लिए हमारे लिए लेकर आते हैं ताकि हम घर में ही रेस्टोरेंट स्टाइल जो है ना वो रेसिपीज़ ट्राई करें और खाएं भी और हमारा बजट भी ज़्यादा ना लगे। तो आज उनकी तरफ चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो कौन सी रेसिपी, मतलब मुझे तो पता है लेकिन आप लोगों को बताएंगे वो कि कौन सी रेसिपी है। शेफ़ अली आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। शेफ़ अली आज क्या बनाना सिखा रहे हैं हमें? आज हम बना रहे हैं बीफ मकरोनी।
ठीक है, बीफ मैकरोनी हम बनाने जा रहे हैं। और ये वो चीज़ है जो बच्चों को भी बहुत पसंद होती है, बड़ों को भी बहुत पसंद होती है। मतलब एज अ स्टार्टर आप इसको खा सकते हैं, आप इसको मील की तरह भी ले सकते हैं, मतलब आप डिफरेंट तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। तो आज सबके लिए है ये चीज़ जो हम आपको सिखाने वाले हैं, बीफ मैकरोनी। सबसे पहले हमें बता दें इसके लिए चाहिए क्या क्या है। इस सबसे चाहिए बीफ का कीमा चाहिए, ठीक है, मैकरोनी बॉयल, और उसके साथ चाहिए गरम मसाला, वाइट पेपर, ऑरिगेनो, चिली सॉस, टमाटो पेस्ट। टमाटो पेस्ट जो है वो टमाटर से बनानी है। उसको ना टमाटर को पहले बॉयल करना और उसको पील करना, फिर छिलका उतार के उसको ग्राइंड करके उसकी पेस्ट बनानी है। ओके जी, मतलब उसको बॉयल करके उसका छिलका उतार के उसको सिर्फ ग्राइंड कर लेना। जी, इसको ग्राइंड करना और वो पेस्ट बन जाएगी। पेस्ट बन जाएगी। ओके, उसमें और कुछ ऐड ऑन तो नहीं करना? नहीं, अगर उसने आपने उसको सेव करना है, फ्रीज़र में रखना है कुछ टाइम के लिए, एक वीक के लिए, तो उसमें थोड़ा सा आपने ओरिगेनो ऐड करना है और उसको सेव कर लेना आपने। ओके, अगर हमने उसको फ्रीज करना है कि हमें और भी वो चाहिए होती है तो उसको इस तरह हम सेव कर सकते हैं। अगर फ्रेश यूज़ करना तो फिर विनेगर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अच्छा, अगर हमने सेव करना है तो हमने विनेगर डालना है या ऑरिगेनो डालना है? विनेगर डालना है। विनेगर डालना है, जी, जी। ठीक है। मतलब अगर आपने उसको फ्रीज करने के लिए एक हफ्ते के लिए अगर उसको स्टोर करने के लिए रखना है तो आपने उसी पेस्ट में थोड़ा सा विनेगर डाल के उसको स्टोर कर देना है। ठीक है, अभी हमें मसालों में क्या क्या चाहिए एक दफ़ा वो बता दें दोबारा से हमें। गरम मसाला, वाइट पेपर, साल्ट, ऑरिगेनो, चिल्ली सॉस, हाँ, और और ये ब्राउन सॉस। ठीक है जी, ठीक है, ये हमें चीज़ें चाहिए। और साथ हमें उसका बीफ का कीमा चाहिए और साथ बॉइल्ड मैकरोनीज चाहिए। जी, बॉयल मैकरोनी। ठीक है। और मैकरोनी को बॉयल करने का तरीका ये है कि इसको बॉइलिंग टेम्परेचर पे वाटर को लेके 90-100 तक जाता है, इससे ज़्यादा ऊपर पानी का टेम्परेचर नहीं जाता। तो उसमें आपने इसको उसमें डालना ऑयल और नमक डालना है। ओके जी, तो उसमें आपने कोई 4 से 5 मिनट इसको बॉयल करना बस। अच्छा, हाँ जी। ठीक है। और बॉयल करने के बाद आपने जब इसको उतारना है तो इसको फ़ौरन ठंडे पानी में डालना आपने। इसको पानी के साथ वॉश करना अच्छी तरह, ठंडे पानी के साथ। ओके, तो फिर ये एक तो आपस में जुड़ेगी नहीं, और एक ठंडे पानी जब डालेंगे तो उसमें खिल जाएगी आप ये सारी। हाँ, क्योंकि हम लोग भी जब घर में बनाते हैं ना तो वो उसकी शेप उस तरह नहीं रहती है जी, और जी। वो चिपक जाती हैं साथ। जी। तो वो समझ नहीं आ रही होती कि क्या है। तो वो आपने जो रेमेडी बताई है, जो टिप्स बताए हैं शेफ अली ने, आपने वो करेंगे तो एक तो उसकी जो शेप है वो भी बरकरार रहेगी, उसका कलर भी ठीक रहेगा। जी, जी। ठीक है, हम स्टार्ट करें फिर? जी, जी, स्टार्ट ठीक करें। है, सबसे पहले ऑयल में हमने डालने हैं प्याज। ठीक है। प्याज को करना है हमने हल्का सा ब्राउन। ओके, इसमें डालना है गार्लिक पेस्ट। ओनली गार्लिक पेस्ट हमें चाहिए? जी, जी, ठीक है। गार्लिक पेस्ट डालना है। ठीक है जी, हमने इसमें अभी उनको सिर्फ सौते करना है हमने। जी, जी, प्याज को सौते करना है। ज्यादा उसको ब्राउन नहीं करना नहीं, ना, ज़्यादा हमें ब्राउन वो नहीं करना वाइट ही इसको। रहना चाहिए। जी, जी। ठीक है। और उसके बाद हमने इसमें डालनी है कैरेट, ठीक है, गाजर इसमें जाएगी अब। गाजर और कैप्सिकम। ठीक है, और शिमला मिर्च जो है ना इसमें हम डाल रहे हैं। ओके, ठीक है जी। हमारी अब वेजिटेबल सोते हो गई। अब इसमें हम डालनी है टमाटो पेस्ट। टमाटो पेस्ट जो शेफ अली ने आपको बनाना सिखाई है कि आपने टमाटर लेने हैं, उन्हें बॉईल कर लेना है, देन उनका छिलका पील ऑफ करके और उनको आपने ब्लेंड कर लेना है, और वो आपका फ्रेश टमाटो पेस्ट जो है ना वो रेडी हो जाएगा। जी, जी। और अगर आपने उसको सेव करके रखनी है कि आप और भी चीज़ों में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उसमें विनेगर ऐड ऑन करना है और उसको आप जो है वो फ्रीज कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। अच्छा, ये आपने क्या डाला है? ये चिली सॉस डाली है। ओके, टमाटो पेस्ट के बाद हमने इसमें चिली सॉस ऐड ऑन की है। इसके बाद ब्लैक पेपर। ठीक है। और गरम मसाला। और गरम मसाला, ठीक है। अब यह है साल्ट। ओके, सॉल्ट जो है वो अपने
टेस्ट बर्ड्स के मुताबिक आप जो है ना वो डाल सकते हैं कि जितना आपको चाहिए। बीफ को सोते करना, बीफ को बेक करना लैदा। अच्छा, हम बीफ को अलग से पकाएंगे जी, बीफ को और लैदा जो पका हमने के उसमें मिक्स करेंगे। वेजिटेबल्स और वो जो ग्रेवी से बनाई है वो अलग हम जी, तैयार जी। करेंगे। ठीक है, ओके। इसके लिए हमें क्या चाहिए? इसमें हम बटर में सोते करेंगे इसको। ओके, ये बटर डाला है, तो बटर में हम डालेंगे बीफ। ठीक है। वो पहले जो हमने पूरी प्यूरी सी बनाई है या हमने जो वेजिटेबल सौते किए उनको हमने ऑयल में किया है। जी, जी। और बीफ को हम जो है वो बटर में पकाएंगे अभी। ये मैक्रोनी बीफ रेडी हो गया हमारा। अच्छा अच्छा। और तो इसमें हमने बीफ को ट्रांसफ़र करना, पेस्ट जो बनाई थी, ग्रेवी बनाई थी। ठीक है। जी। और और इसी में हमने बॉयल मैक्रोनी डालनी है। ओके, बॉयल मैक्रोनी हमने डाल दी है। ठीक है। साथ साथ जो है ना वो हम आपको मैक्रोनी भी दिखाते रहेंगे और साथ साथ आपको जिस तरह हम बता रहे हैं कि आपने मैक्रोनी बनानी किस तरह है। और हमारी मैक्रोनी जो है वो बन चुकी है तकरीबन। तकरीबन। जी। ठीक है। बटर में बनाएंगे तो इसका फ्लेवर बहुत हैंड्स होता है। जी। और वेजिटेबल ऑयल से इतना नहीं होता जितना बटर से होता है। सही है जी। वो एक उसकी खुशबू भी आती है ना, उसका फ्लेवर भी एक आ रहा होता है फिर जी, बटर जी। का जब आप खा रहे होते हैं। ठीक है, अब हमने सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। जी, मिक्स कर लिया आप। ठीक है, ओके। अब इसमें कोई और चीज़ ऐड ऑन करनी है? नहीं, अभी कुछ नहीं करना, आप बिल्कुल रेडी हर चीज़ डाल दी। अच्छा, जो है वो ये सोया सॉस ऐड ऑन कर रहे हैं। उससे पहले उन्होंने चिली सॉस ऐड ऑन किया था और टमाटो पेस्ट जो है ना वो इन्होंने डाला था। जी, जी। बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। बहुत ही कुछ नहीं डाला इसमें। सिंपल सी रेसिपी है जी। जो घर में इजीली बनाई जा सकती Easy है। है। ओके, ले जी, हमारी जो बीफ मैक्रोनी है वो इस वक्त रेडी हो चुकी है और आप देख सकते हैं उसके जो कलर है, ख़ास तौर पर जो वेजिटेबल्स का कलर है वो कितना ही अच्छा इन्हांस हो रहा है। ओके, आप थोड़े इंग्रेडिएंट्स के साथ भी मज़ेदार सी रेसिपीज़ घर में बना सकते हैं, इवन दो रेस्टोरेंट स्टाइल की, और वो आप हमारे ऊपर छोड़ दिया करें कि हम आपके लिए डिफरेंट रेसिपीज़ लेकर आया करेंगे। बस आप घर में बनाने वाले बने, बाकी हम आपको सिखा ज़रूर देंगे। तो शेफ़ अली हमारे साथ मौजूद थे स्टूडियोज़ में और हमें आज उन्होंने बीफ मैक्रोनी जो है वो बनानी सिखाई है। थैंक यू सो मच शेफ़ अली कि आप आए और इतनी मज़ेदार जो रेसिपी है वो हमारे लिए और हमारी ऑडियंस के लिए लेकर आए हैं। जनाब, मज़ीद भी हमने खाने पीने के हवाले से ही बात करनी है, बट साइंटिफिकली आपको कुछ चीज़ें उन हवाले से हम बताएंगे कि अगर आप घर में खाना बना रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो कि आपके खाने के एक तो टेस्ट को भी बढ़ाए, दूसरा उसके न्यूट्रिएंट्स को भी बढ़ाए। और अगर आपने खाने को सेव करना है, जिस तरह हम लोग हाफ़ डन करके बना के रख रहे होते हैं या फिर हम जैसे चीज़ें लेकर आते हैं, वेजिटेबल्स लेकर आते हैं, उनको हम फ्रीज़र में रख रहे होते हैं, फ्रिज में रख रहे होते हैं, देन हम बीफ, मटन, चिकन ला के हम लोग स्टॉक करके रख देते हैं कि जनाब जब घर में कोई आ जाता है तो उसको फ्रीज़र से निकाला और वो पका लिया। लेकिन क्या हमें वो फ्रीज़ करना चाहिए, उसका तरीका किस तरह का होता है और क्या उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो इंटैक्ट रहते हैं कि नहीं रहते हैं? तो इन तमाम तर चीज़ों पर हमने बात करनी है। डॉक्टर हाशिम खान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जो कि फूड एक्सपर्ट हैं, तो उनसे बात करते हैं। डॉक्टर हाशिम, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर हाशिम, खाना कैसे ज़्यादा देर तक हम फ्रेश उसको रख सकते हैं? अगर हमने उसकी शेल्फ़ लाइफ भी बढ़ानी है या फिर अगर हमने उसको स्टोर भी करना है तो किस तरह उसको ज़्यादा देर तक फ्रेश रखा जा सकता है? मिस, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर रूटीन लाइफ। और जब तक हम अपने रूटीन लाइफ में अवेयरनेस नहीं लाएंगे ना तो हम किसी भी सूरत साइंटिफिक हो ही नहीं सकते। एग्जैक्टली। हमें अवेयरनेस लानी है कि जैसे मड है जिसको मट्टी कहते हैं। हाँ जी। एक ज़माना कदीम था, लोग मट्टी में सारा करते थे, सब कुछ पकाया करते थे। ठीक है, मट्टी के अभी बर्तनों भी में। आप एक डेड सीड को मट्टी दें, वो ग्रो करना शुरू करके प्लांट बन जाता है। हमने क्या किया, हमने एक तो सिंथेटिक जो ब्रायलर टाइप उसको वॉश किया, नहीं किया, उसको पैक किया किस चीज़ में, शॉपर में प्लास्टिक और शॉपर प्लास्टिक में रख के उसको रख दिया फ्रीज़र में। सही है। और हमें ये पता ही नहीं कि वो क्या रखा, वेट था क्या था। अब उसमें जो बैक्टीरियल ग्रोथ है वो आपको नहीं पता चलती। अब आप उसको पका भी रहे हैं तो
कुछ बैक्टीरिया जो सोडोमोनास टाइप हम उनको पकाएंगे तो वो और ग्रो करेगा। ओह ठीक है। मैक्सिमम जो फूड है ना वो हम रेफ्रिजरेटर को ये समझते हैं कि ये दुनिया की वाही चीज़ है, वो सब कुछ बचा लेगी। आप माइंड में ये रखें कि कोई भी चीज़ 2 से 3 दिन से ज़्यादा आप उसको फ्रीज ना करें। 2 से 3 दिन से Yes. ज्यादा। ओके। अगर आपने उसकी रियल नेचुरल फ्रेशनेस रखनी है और आपने जैसे कहा कि कैसे बचाया जा सकता है, तो वो चीज़ें जिनके अंदर वाटर रह जाता है या जो ऑक्सीडेट होती रहती हैं, एयर जाती रहती है, या फिर वो चीज़ें जो कि दही या दूध से पकी हुई होती हैं, उनमें क्योंकि फंगल बहुत जल्दी ग्रो करता है, बैक्टीरिया पैरासाइट्स उनको लेते हैं, इन चीज़ों को ज़्यादा देर तक प्रिजर्व रखना फ्रीज़र में वो अच्छी बात नहीं है। लेकिन जैसे अब गोश्त वगैरह तो 2 से 3 दिन नहीं लोग कहते हैं कि जी हम लोग 15 दिन या 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ते के लिए हम लोग स्टॉक कर लें कि बार बार कौन बाहर जाए और लेकर आए। अगर कोई इमरजेंसी भी हो जाती है तो आपको पता है फ्रीज़र में है और हम उसको पका लें निकाल के, तो उसको भी हमें 2-3 दिन में ही खा बिल्कुल। लेना देखें चाहिए ये पका जो के। सहूलत है ना, ठीक ये है। जो हमारी ज़िंदगी में कंफर्ट आ गया ना, ये लेके जा रहा है डिजीज़ की तरफ। अच्छा। हम अपनी सहूलत के लिए, अपनी कंप्लायंस के लिए, अपनी कन्वीनियंस के लिए एक ऐसी चीज़ को प्रिजर्व कर रहे हैं उतने दिन के लिए जो कि किसी सूरत नहीं करना चाहिए। और ऊपर से एक ज़माना था और ज़माना है और आएगा, आप चीज़ों को प्रिजर्व करें। जैसे कि आप शॉपर को हम करते हैं कि इसको इस्तेमाल ना किया जाए, इंतहाई कंटेमिनेटेड है, क्योंकि उसमें आप कागज़ लें, सही है। कागज़ में फोल्ड करें। किसी ज़माने में जब हम छोटे गांव देहात में होते तो हमने देखा गोश्त भी कागज़ के अखबार में लपेट के देते थे और चीज़ें, हमने वो ख़त्म कर दिया सब। और अखबार में लपेटने के बाद कपड़े का हैंड बैग होता था, हाँ जी। उसमें रख के हम घर लेके आते थे या किसी को लाते देखते थे। अब क्या है, शॉपर में डाला, शॉपर में लपेटा। आप देखें कितना फंगल होगा, कितना बैक्टीरियल होगा, कितने पैरासाइट्स होंगे उसमें जो आप नेकेड आई से नहीं देख सकते। आप उसके ऊपर अपनी कंप्लायंस के लिए कि जी हम इसको रैप करके ना फ्रिज में रख दें, मेहमान आएंगे पका के, आप जायका तो क्रिएट कर लेंगे, लेकिन आप ये देखें कि आप डिजीज़ कितनी ग्रोथ कर रहे हैं। हर दूसरा बंदा जिसको लंग्स के इन्फेक्शन है, किसी को किडनी का इन्फेक्शन क्यों हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियल फूड की वजह से हो रहा है, इन्वायरमेंटल डिसऑर्डर की वजह से हो रहा है। तो हमें अवेयरनेस लानी है, चीज़ों को देखना है क्या चीज़ हम कितनी देर के लिए रख रहे हैं। लेकिन डॉक्टर हाशिम, लोग पहले भी तो इन चीज़ों को स्टॉक करते थे ना। जैसे पहले मुझे याद है कि गोश्त को ड्राई कर लिया जाता था। अभी भी Yes. बहुत से लोग हैं वो फ्रिज जिनके पास नहीं होती है वो उसको ड्राई कर लेते ऐसे ही हैं। है, ऐसे ही है। तो वो पहले ड्राई कर लेते थे, फिर उसको स्टोर कर लेते थे, साल साल लोग उसको स्टोर कर लेते Yes, थे। अभी ठीक भी है? करते हैं। अभी भी हैं ऐसे लोग जिनके पास ये सहूलत नहीं है, मशीन्स की सहूलत नहीं है, वो इस चीज़ को इस साइड पे ले जाते हैं। तो ये चीज़ बेहतर है क्या इसको फ्रिज में या फ्रीज़र में रखने से? फ्रीज़र में रखने से महा बेहतर है। अच्छा। आप ये देखें वो क्या करते थे, वो जो गोश्त होता था वो उसको सनलाइट में प्रिजर्व करते थे। पीस काट लिए उसके और उसको हैंग कर दिया। एग्जैक्टली। उसको हैंग करके आप रख दें, उसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ होती नहीं है। उसको भी वो जब रखते थे तो कागज़ में लपेट के रखते थे और उसमें भी स्मॉल पोर्स होते थे कि एयर जो है ना वो पास होती रहे, वेंटिलेट होती रहे, पास ना हो वेंटिलेट हो। ठीक है। तो ये तो बहुत आइडियल सिचुएशन है ना। हमने सिर्फ और सिर्फ जाके चीज़ों को प्रिजर्व करने से मुराद है हमने, और दूसरा ये नहीं होता, हम ये देखते ही नहीं कि इसको हमने वॉश कैसे किया, क्या हमने वार्म वाटर से किया, क्या अगर हमने, हमारी अल्लाह की तरफ से कुछ चीज़ें नेचुरल प्रिजर्वेटिव है, लाइक सॉल्ट है, आप सॉल्ट से वॉश करें ठीक है। तो वो एक और स्ट्रेंथ दे देता है प्रिजर्वेटिव होने के। ओके। ठीक है, उसको नीम वार्म वाटर से सॉल्ट के साथ वॉश करके मैक्सिमम 3 दिन, मैं तो इससे ऊपर रिकमेंड नहीं करता मैक्सिमम। आप क्यों रखते हैं इतने दिन, आप उसको डिप्रेस कर रहे हैं, ऑलरेडी वो सिंथेटिक है, ऑलरेडी वो अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक स्टैंडर्ड नहीं है। आप एक चीज़ को, जो चीज़ आपकी 5-10 दिन में ग्रो करके 2 किलो का वजन कर रही है, आप उसको प्रिजर्व करके रख रहे हैं। कार्सिनोमा, सबसे ज़्यादा कैंसर्स, हार्मोनल इम्बैलेंसेस, हेयर लॉस, अनवांटेड हेयर्स, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? पहले होता था कभी? इतनी बड़ी बड़ी बीबियों की ना बाल होते थे और चुटियां बनाती थी।
आज कैसे कैसे शैम्पूज अवेलेबल है और हेयर लॉस हो रहा है। हेयर लॉस हो रहा वजह है, क्या है? हमारी डाइट ही ठीक हमारी नहीं। डाइट ठीक नहीं, एग्जैक्टली। और फिर ऊपर से ये जो चीजें हम कर रहे होते हैं इसकी वजह से और भी ज्यादा उनके न्यूट्रिएंट्स जो है वो बहुत खराब ज्यादा हो हम जाते ना हैं। स्नोब्रीज की तरफ चले गए। अच्छा चले, ये तो आपने बता दिया कि इनको 2 से 3 दिन तक इसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए अगर हमने स्टोर भी करना है तो। बहुत अच्छा, अच्छी। दूसरा ये भी थोड़ा सा बता दें कि हमें जब हम एक चीज़ स्टोर कर लेते हैं, फ्रिज में रख देते हैं, उसके बाद निकालते हैं तो उसको हम रीहीट कर रहे होते हैं। रीहीट के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम चूल्हे के ऊपर उसको दोबारा से पका लें अच्छे तरीके से, या फिर हम ज़्यादातर नॉर्मल क्या होता है जनाब, फ्रिज से निकाला, उसको माइक्रोवेव में रखा और उसको गर्म करके खा लिया। क्या बेहतर ऑप्शन है, किसको ऑप्ट करना चाहिए हमें? सबसे बेहतर ऑप्शन ये है मिस, इसको स्टीम करें, स्टीम माइक्रोवेव के करीब भी ना जाए। ओके। इतनी हाई उसमें अपना ग्रेडिंग होती है रेडिएशन की कि मैं कहता हूँ वो स्ट्रक्चर ही चेंज कर देता है उसका। ठीक है, आप क्या करें, सबसे बेहतर है कि आप वार्म वाटर करें, उसके ऊपर तवा रख लें, वो स्टीम दें, ढक के रखें, इतना बेहतरीन वार्म होता है, करके देख लें। ना कभी आपको माइक्रोवेव के वो रिजल्ट मिले होंगे, ना डायरेक्ट हीट ना दें। अच्छा, वार्म करें, इसको स्टीम करें, सही है। आप देखें ऐसे एक एक उसका न्यूट्रिएंट अलग-अलग नज़र आएगा, करके देख लें, ट्राई तो करें। कोई बड़ा साइंस नहीं है ये, वो साइंस है जो हमारे रसूल अल्लाह ने बताई, तिब्बे नबी की साइंस डिस्कस कर रहा हूँ। हमने उधर जाना ही जाना है, हम जो मर्जी जितने मर्जी हम ना मॉडर्न बन जाए, आना हमने उधर ही है, उसके बगैर हमारा सर्वाइवल नहीं है। डिजीज़ से हम उसी सूरत बचेंगे जब हम चीज़ों को पकाने की जगह स्टीम की तरफ लेंगे। हाँ सही है। और दूसरा ये कि अच्छे तरीके से भी पकाया हो ना जी, तो वो भी, उसके भी न्यूट्रिएंट्स जो है नहीं वो नहीं, अच्छे तरीके से क्या मतलब है, हाँ। वो पता है क्या, ज़्यादा देर तक पकाना भी ठीक नहीं है ना। आप उसके तमाम एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है, जी, हर चीज़ का टेम्परेचर है ना, ह्यूमन बॉडी का 98 है, इसी तरह ये टेम्परेचर है। मैक्सिमम जो फूड के हवाले से टेम्परेचर वो 62 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। 62 तक रखें। जो ही ऊपर जाएंगे बर्न होगा, पकेगा नहीं, वो जलेगा, वो गर्म नहीं होगा, सही और जो ही वो जलेगा बैक्टीरियल ग्रोथ शुरू हो जाएगी। मतलब अगर हमने उसको रीहीट भी करना है, खाने को निकाल के फ्रिज में स्टीम से, करें, तो उसको स्टीम करें, चूल्हे के ऊपर करें। और शुक्रिया आपके वक्त का, आप आए, इसके ऊपर बात की। ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हमने बात करनी है, जिसके ऊपर हर कोई परेशान है और बहस भी चल रही है, बातचीत भी हो रही होती है, लेकिन समझ नहीं आती कि इसको काबू में कैसे लेकर आया जाए। सोशल मीडिया एक ऐसा जिन है जो कि बोतल में आने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है, और इस जिन ने ना हम सबको अपनी आगोश में लिया हुआ है, अपने कह लें कि इसके चक्कर में हम सब हैं। और सबसे ज़्यादा जो हमारी न्यू जनरेशन है, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो हमारे बच्चे हैं, हमारे घर के बच्चे हैं, वो सोशल मीडिया के नरगे में ज़्यादा है, वो इसके चक्कर में ज़्यादा आए हुए हैं। और फिर आपको पता है कि इसकी वजह से कितनी प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, वालिदैन परेशान होते हैं कि जनाब हमारे बच्चे जो है ना वो सही तरीके से बाकी काम नहीं कर पा रहे हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तालीम पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, करियर नहीं बना पा रहे हैं, बाकी और कितने एलिमेंट्स हैं जो कि डिस्कस करने वाले हैं। अब दुनिया क्योंकि इस चीज़ को समझ चुकी है कि अगर हमने अपनी आने वाली जनरेशन को बचाना है, सेव करना है, तो उसके लिए कोई ना कोई काम करने की हमें ज़रूरत है, कोई ना कोई इनिशिएटिव्स, कोई ना कोई कानून लाने की ज़रूरत है। और उसके ऊपर काम किया है सबसे पहले, दुनिया का पहला मुल्क बन चुका है ऑस्ट्रेलिया, जिसने अपनी जनरेशन अल्फ़ा पर पाबंदी लगा दी है कि वो सोशल मीडिया यूज़ नहीं करेंगी जो कि 16 साल से छोटे बच्चे हैं। उन्होंने कहा वो उनके ऊपर मुकम्मल तौर पर पाबंदी है, ना उनके पास फ़ोन होगा, और अगर फ़ोन होगा भी तो वो सोशल मीडिया पर कोई अकाउंट नहीं बना पाएंगे, वो सोशल मीडिया यूज़ नहीं कर पाएंगे। ऑन द अदर हैंड अगर आप पाकिस्तान में सूरत हाल देखें तो 10 से 14 साल की उम्र में जो हमारे बच्चे अभी आते हैं,
उनके पास अपना अपना पर्सनल मोबाइल फ़ोन होता है और पर्सनल मोबाइल फ़ोन के साथ साथ उनके पर्सनल अकाउंट्स होते हैं, सोशल मीडिया अपीयरेंसेस होती हैं उनकी। तो फिर देखिए कि वहाँ से वो क्या क्या चीज़ें जो है उनके माइंड सेट को तब्दील कर रही होती हैं, ख़राब कर रही होती हैं। तो उसके ऊपर हमने बात करनी है कि हम इस चीज़ को किस तरह इनिशिएट कर सकते हैं, और जो ऑस्ट्रेलिया ने ये एक इनिशिएटिव लिया है ये कितना अच्छा है उनकी आने वाली जनरेशन के लिए। तो इस पर बात करने के लिए डॉक्टर बिस्मा एजाज ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि माहिर नफ्सियात है। उनसे बात करते हैं। डॉक्टर बिस्मा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मुनीबा, आप कैसे? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर बिस्मा, आजकल हमारे बच्चे, मैंने जैसे कहा कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान है कि हमारे बच्चे जो है ना फ़ोन के साथ चिपके रहते हैं, और फिर फ़ोन के साथ चिपकने के साथ साथ सोशल मीडिया पर एक उनकी अलग पर्सनैलिटी हम देख रहे होते हैं। फिर उनकी मेंटल डेवलपमेंट अलग हो रही होती है, उनकी पर्सनल डेवलपमेंट, उनकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट अलग हो रही होती है। उससे बड़े परेशान हैं हम, कम्युनिकेशन नहीं है, बाकी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं। तो अब मेरे ख्याल से इस चीज़ को भापते हुए ऑस्ट्रेलिया ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि अपनी अल्फा जनरेशन के ऊपर मुकम्मल तौर पर उन्होंने पाबंदी लगा दी है कि वो सोशल मीडिया नहीं यूज़ कर सकते। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी अगेन ऑन द शो मुनीबा। और डिजिटल इंटॉक्सिफिकेशन जो है, हम बात करते हैं डिजिटल एडिक्शन की, तो ये जो बात हो रही है दिस इज़ बेसिकली डिजिटल इंटॉक्सिफिकेशन, कि आप अपने आप को डिजिटलाइजेशन से या डिजिटल जो गैजेट्स हैं उनसे कितनी हद तक दूर रख सकते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव गिवन टेकन बाय ऑस्ट्रेलिया, और मैं तो इंतज़ार कर रही हूँ कि कब पाकिस्तान जो है वहाँ पे ये चीज़ इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाए। बिकॉज ह्यूमन साइकी है कि जब तक बाय फोर्स उन पे कोई चीज़ आप नहीं लागू करते लॉज और रेगुलेशंस की सूरत में, तब तक लोग जो हैं वो अपनी हैबिट्स चेंज करने के लिए तैयार नहीं होते। सो दैट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव, और आई गेस कि वर्ल्ड वाइड इसको काफ़ी अप्रिसिएशन भी मिल रही है, और उसकी देखा देखी मेरा ख्याल है कि बाकी ममालिक जो हैं वो भी इसका बहुत जल्द इस्तेमाल करेंगे और बहुत जल्द इस तरह के लॉज जो हैं वो अपने मुल्क में बनाएंगे। रीज़न क्या है इसकी? बिकॉज इट इज़ नाउ, पहले तो बहुत हद तक अलार्मिंगली हम आगे जा चुके हुए हैं तबाही में, और डिस्ट्रक्शन जो है उसमें बहुत हाइट पे जा चुके हुए हैं, स्पेसिफिकली हमारे बच्चे जो अल्फ़ा जनरेशन है। और अगर अभी भी हम उनको काबू कर सकते हैं और कुछ ऐसी इक़दामात कर सकते हैं जिसकी वजह से उनकी आगे आने वाली ज़िंदगी जो है वो काफ़ी हद तक मुतासिर होने से बच जाए, और आगे आने वाली नस्लें जो हैं उन पे भी इसका जो नेगेटिव इफ़ेक्ट है वो कम हो जाए, तो उसके लिए मेरा ख्याल है देयर इज़ नो टाइम जिसमें आप कहते हो कि कोई भी इम्प्लीमेंटेशन इस तरह की कर लें। सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। लेकिन चूँकि हम अपने पाकिस्तानी माशरे की बात करेंगे तो मेरा ख्याल है कि अभी हम इस चीज़ में बहुत पीछे हैं, एक्सट्रीमली बैक। बिकॉज़ हम वर्ल्ड वाइड देखते हैं कि बहुत से ममालिक में ऐसी बहुत सी चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हुई हैं जिसमें आप पाकिस्तान को कहते हो कि वो भी बहुत, इवन फैशन में भी अगर आप बात करो तो फैशन में भी हम बहुत पीछे हैं। हालांकि हम समझते हैं कि हम बहुत फैशनेबल हैं, नो डाउट हम बहुत मॉडर्न हैं और हो चुके हुए हैं, लेकिन स्टिल वी आर लेगिंग बिहाइंड। बट दिस इज़ समथिंग जिस पे आई गेस पूरी दुनिया में एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे, हाई लेवल पे कैंपेन होनी चाहिए, और अल्फ़ा जनरेशन को बचाने के लिए ये चीज़ जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बेहतर है। अच्छा, ये जो इमोशन कोशेंट होता है एक बच्चों का, वो किस तरह ख़राब होता है? सोशल मीडिया किस तरह ये जो एक तो एक मेंटल बिहेवियर में थोड़ा चेंज आता है, हम देख रहे होते हैं जो बच्चे बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल, लेकिन जो इमोशन कोशेंट है ये किस तरह डिस्टर्ब होता है बच्चों का सोशल मीडिया की वजह से? एक सोशल मीडिया की जो बहुत ज़्यादा आदत है वो हमारे बिहेवियर में और इमोशंस में बहुत डिफरेंट तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। जैसे आप देखते हो, हम अपनी भी एग्जांपल ले लें, हम अगर रील स्क्रॉल कर रहे हैं तो दैट इज़ मे बी 1.5 मिनट या 30 सेकंड की या 40 सेकंड की रील है, उसको करते करते हमें पसंद आ रही है, हम देख रहे हैं, नहीं पसंद आ रही है, हम मूव ऑन करते जा रहे हैं। बच्चे जो हैं उन्होंने एक्सपोजर ये लिया है, इसलिए उनका अटेंशन स्पैन जो है वो बहुत कम हो गया है। एक यूजुअल अटेंशन स्पैन जो समझा जाता था पहले, रिसर्च जो बताती थी, वो तकरीबन 40 to 45 मिनट्स तक आप किसी भी चीज़ को अटेंटिवली देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, लेकिन अब वो रिड्यूस होके 50% से भी नीचे आ चुका है। और अगर आप बच्चों की बात करो तो चूंकि वो हेस्टी तबीयत के आदी हो गए हुए हैं, जल्दी जल्दी करना, इम्पल्सिविटी बहुत बढ़ गई हुई है, तो इमोशनली भी वो बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन की सिचुएशन में आ गए हुए हैं, जल्दी चिड़चिड़ापन का शिकार हो जाते हैं, जल्दी एंगर इश्यूज़ जो हैं वो आने शुरू हो जाते हैं, उनकी मर्ज़ी या मिजाज के ख़िलाफ़ कुछ भी आप कर लो
वो उनको कबूल नहीं होता और फ़ौरन से रिएक्ट करते हैं। आपको याद होगा जब हम छोटे होते थे, हमें अपने पेरेंट्स की कोई बात बुरी भी लगती थी तो हम खामोश हो जाते थे या हम सोचते थे अच्छा क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, किस लफ्ज़ को इसका इस्तेमाल करना है किसका नहीं। ये बच्चे नहीं सोचते बोलते हुए, और उनके मुंह में जो आता है वो बोलते हैं, और वो वही आता है जो वो सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं। तो इमोशनली these children unfortunately are dependent on their gadgets. They are learning from their gadgets instead of learning from their schools or teachers or their parents or siblings. और लिटरली मैं जब हमारे घर में भी कुछ अल्फा बच्चे हैं जब मैं उनको देख रही होती हूँ, जब वो गैजेट्स पे लगे होंगे ना, ऑब्जर्वेशन तो आपको करनी चाहिए कि ऑब्जर्व करें आप बच्चों को कि बच्चों का बिहेवियर किस तरह चेंज होता है। अच्छा, वो मोबाइल फ़ोन पे या टैब पर अगर लगे हुए तो बहुत खुश हैं, बहुत अच्छी तरीके से उनका मूड बड़ा अच्छा है, हैप्पी है, वो सबसे बात करें। जैसे ही आप उनके ऊपर बोलोगे ना अच्छा चलो अब छोड़ दें, आप मोबाइल छोड़ दें, टैब छोड़ दें, पूरा दिन अगर आप उनको नहीं दे रहे हैं, टेंट्रम्स शुरू हो जाते हैं। ओह माय गॉड, वो एक साइड पर बैठ के उनकी शक्ल ही बनी होती है, वो किसी और दुनिया में होती है, उनको समझ ही नहीं आ रही होती वो करें क्या करें। वो लिटरली वो चिड़चिड़ापन उनके अंदर आ रहा होता है, वो लड़ रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। उनकी पता है आप मर्जी के खिलाफ चले ना तो वही पेरेंट जो अभी 1 घंटा पहले बहुत अच्छा पेरेंट था, मामा आई लव यू बिकॉज यू गिव मी दिस एंड दैट, और 1 घंटे बाद वही मामा या वही बाबा जो है वो बैड फिगर बन जाती है उनके लिए। आप बहुत बुरे हैं, मैं आपसे नाराज हूँ। इस तरह के डायलॉग जो है वो बच्चे बोलते हैं। और मैं लिटरली मैं हैरान हूँ क्योंकि हम भी इस उम्र से गुजरे हैं, लेकिन हमारी तब शायद ये चीजें इतनी थी नहीं, इतनी कॉमन बिल्कुल भी नहीं थी। सोशल मीडिया तब बिल्कुल भी नहीं था जब हम जवान हो रहे थे। मुनीबा, आप सोशल मीडिया अकाउंट्स की बात करते हो, एक बच्चे के 6 अकाउंट्स हैं। वही तो बात कर रही हूँ कि हर डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट चीजें, दिस इज अ ट्रेंड पोर्ट्रे की जी। अगर इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाना है तो फेक अकाउंट तो लाजमी बनाना चाहिए ताकि हम लोगों की जो लाइफ है उसमें जाके देख सकें कि क्या हो सकता है। तो ये चीज़ें ओ माय गॉड आजकल के बच्चे बहुत और इनकी फिर मेरे ख्याल से तरबियत करना भी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैं हमेशा से कहती हूँ कि इंसान का बच्चा पालना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, और पेरेंटिंग हमेशा से मुश्किल रही है। वो और बात है कि ट्रेंड्स चूँकि चेंज होते जाते हैं और चीज़ें नई इन्वेंशंस आती जाती हैं, नई चीज़ों का एक्सपोजर होता जाता है तो वो डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता जाता है। लेकिन अगर आजकल की बात करें तो हैट्स ऑफ टू द पेरेंट्स who are trying to bring up their children or taking them away from these gadgets। मैं अभी अक्सर रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाऊँ तो मैं वहाँ पे देखती हूँ कि एक तरफ एक टेबल पे एक पेरेंट बैठे हुए हैं जो बच्चे के आगे उन्होंने स्क्रीन रखी हुई और वो उसको साथ खिला रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे पेरेंट्स भी बैठे हुए हैं who are engaging in dialogues with the kids। There is no phone on the table or in the hands of even the parents or the kids। तो मेरा ख्याल है कि पेरेंटिंग में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। बच्चा जो है वो हमेशा पेरेंट्स को देख के सीखता है, हमेशा से। ये एक मतलब समझ लें कुदरत का कानून है। तो अगर हम ही अपने मोबाइल से पीछे नहीं हटेंगे तो हमारे बच्चे कभी भी नहीं पीछे हटेंगे। जैसे कि अगर आपने अपनी आने वाली नस्ल को बचाना है या अभी वाली नस्ल को अगर बचाना है तो हमें फिर इस तरह के सख्त इक़दाम उठाने की ज़रूरत है, स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। जिस तरह ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने इस चीज़ को देखा है कि हमारी आने वाली नस्ल जो इससे बर्बाद हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, वो कुछ करने जोगी नहीं रहेगी, तो उन्होंने ये स्टेप लिया है। उन्होंने भी बड़े सख्त दिल से शायद ये स्टेप लिया होगा। तो हमें भी इस चीज़ को ना आगे लेकर जाना चाहिए कि अगर हम चाहते हैं कि हम तरक्की करें और हमारे बच्चे सेफ़ रहें। तो डॉक्टर बिस्मा इजाज़ हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर बिस्मा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग और इसके ऊपर आपने बात की। जनाब, अब कुछ हमने बात करनी है एक ऐसे फेस्टिवल के हवाले से जिसके लिए हम सब बहुत ज़्यादा बेताब थे कि कब जनाब हमारी जो फ़िज़ा है, हमारा जो आसमान है वो रंग बिरंगी पतंगों से हमें नज़र आएगा, खूबसूरत लगेगा और बो काटे की आवाज़ आएगी। 25 साल पहले ये आवाज़ें आया करती थी, छतों पे लोग चढ़ते थे और पतंगे चढ़ाई जाती थी, बसंत मनाई जाती थी। और 25 साल बाद ये दोबारा से फेस्टिवल का आगाज़ होने जा रहा है। पंजाब हुकूमत की तरफ से ये एक पूरा कानून लेकर आया गया है और अब इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होगी। और दूसरा ये कि फ़रवरी में ये रखा गया है कि इसको फेस्टिवल को मनाया जाएगा। तो जनाब, इसके ऊपर अमल दरामद करवाना बहुत बड़ा चैलेंज भी है एक पंजाब हुकूमत की तरफ से, उसको भी डिस्कस करेंगे। दूसरा ये कि 25 साल बाद ये एक फ़ेस्टिवल दोबारा से होने जा रहा है, तो कितने % चांसेस है कि ये सक्सेसफुल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। मज़ीद इसके हवाले से, इसकी हिस्ट्री के हवाले से भी जानने की कोशिश करेंगे। तो इस पर बात करने के लिए प्रोफेसर अहमद हमाद साहब ने आज हमें ज्वाइन किया है, हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। आप उनको जानते हैं, रोज़ाना हम आप
की मुलाकात करा रहे होते हैं और तब वो हमें किताबों के हवाले से बता रहे होते हैं। आज वो कुछ बसंत के हवाले से हमें बताएंगे। पोइट भी है, राइटर भी है, लेक्चरार भी है, प्रोफेसर भी हैं, तो उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। सर आपको वेलकम कहते हैं, कैसे हैं आप? हमारा सब ठीक है जी, शुक्रिया आपका मुनीबा। आज हमने 25 साल बाद जो लाहौर की फ़िज़ाओं में बो काटे की आवाज़ आने जा रही है, गूंज एक उठेगी, उसके हवाले से हमने बात करनी है। क्या लगता है आपको वाकई ये फेस्टिवल कितना, थोड़ी सी इसकी हमें हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बताइए, कब से ये स्टार्ट हुआ और कब से ही चलता आ रहा है? अभी तो 25 साल हो गए, हमने मनाया ही नहीं है। अच्छा, लोगों ने कहीं ना कहीं मना लिया है, ये अंदर खाते लोग मना लेते थे हर साल, लेकिन अब एक ऑफिशियली इसको 25 साल बाद इसको मनाया जाएगा। जी, पहली बात तो ये है कि इसका जो आगाज़ है वो चीन से हुआ। चीन से और हुआ? ये, जी हाँ, अच्छा। और ये हज़ारों साल पुरानी ये जो स्किल है लोगों की पतंग उड़ाना, जहाँ पे हवा तेज़ चलती है वहाँ लोग अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि हम भी उड़ें। वो खुद उड़ नहीं सकते, कंट्रोल्ड काइट जो होती है उसको उड़ाते हैं और अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि देखें हमने एक ऐसी चीज़ बनाई है जो बग़ैर किसी मशीन के और बग़ैर किसी अपने से पैदा करदा एनर्जी से वो उड़ रही है, हवा की ताकत से उड़ रही है। तो बहरहाल पाकिस्तान में चूँकि ये बड़ा मशहूर है ये वाला जो मकूला, आई बसंत पाला उड़ंत, जैसे ही पाला यानी सर्दियाँ ख़त्म होने के दरवाज़े पे पहुँचती हैं तो बसंत का त्यौहार मनाया जाता है। यानी आप समझ लीजिए पहला हफ्ता जब ये फरवरी का होगा, आमतौर पे 8, 9 फरवरी, 10 फरवरी के अराउंड ना मनाया जाता है। तो उसका मतलब ये है कि उसके बाद अब जो ज़मीन है वो उस तरफ घूमेगी कि अब सरमा ख़त्म हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता बहार आएगी और उसके बाद मौसम गर्मा शुरू हो जाएगा। तो इस वजह से भी मनाया जाता है। मुझे आपकी 25 वाली बात से ये याद आ रहा था कि देखें इस वक्त जो पतंगबाजी का जिस असल में जो रंग भरते हैं इस रस्म में या इस त्यौहार में, इस खेल में, वो तो नौजवान होते हैं। हाँ जी, ऐसे पूरी एक जनरेशन जो है वो जवान हो गई है। आपने पता ही नहीं। दुखती रग पे जो है ना वो पैर रख दिया, आपने जख्म ताज़ा कर दिया। मतलब हमारी साइड जवानी तो गुजर गई ऐसे ही कि हमने 25 साल इस चीज़ को हमने अच्छे तरीके से इंजॉय ही नहीं किया है। मैं असल में ये मजीद इस पे यही जख्मों पे नमक छिड़कने के लिए मजीद ये कहना चाह रहा था कि आप देखें कि नौजवान बॉयज़ जो हैं छतों पे चढ़ के वो पतंगबाजी करते थे और ये सीना बसीना ये फन चलता था ना। हमने बड़े भाई को देखा वो कैसे उड़ा रहे हैं, बड़े भाई ने, छोटे भाई ने उससे अपने वाले मंझले भाई को देखा। तो अब ये है कि 25 साल चूंकि ये लाहौर में तो हुआ ही नहीं ना, तो इसका मतलब है कि अब जब अचानक ये खोलेगी गवर्नमेंट तो जो लोग पतंग उड़ाएंगे वो अनाड़ी होंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यानी जो उस वक्त जवान थे वो 50-50 साल के हैं और जो उस वक्त पैदा हुए थे वो 25-25 साल के माशाल्लाह जवानी की सीढ़ियाँ जो है ना, प्रैक्टिस नहीं होगी, प्रैक्टिस ही नहीं है, पता ही नहीं है कि किस तरह, क्योंकि वो आपको पता है कि हाथ पे अच्छे खासे चीरे लगते हैं, जितनी मर्जी आप एहतियात कर लें हाथ चिर जाता है। जब पेच लड़ाते हैं, जब खींच पड़ती है तो चिर जाता है हाथ। तो वो हमारी उम्र के लोगों ने तो देखा हुआ है, लेकिन हमसे बाद आने वाली जनरेशन, खासतौर पे 1999, 2000, 2001, 2002 में पैदा होने वाले बच्चे जैसे आप लोग हैं, तो आप लोगों ने तो ये बिल्कुल देखा ही नहीं है। हमने देखा कि पूरा पूरा घर, पूरी पूरी फैमिली छत पे आ जाती थी, वहाँ बाकायदा एक बारबेक्यू का एक छोटा सा बोन फायर का होता था, म्यूजिक लगा हुआ होता था, छोटे बच्चों को जो है ना वो चरखियां पकड़ा देते थे कि आप इधर बैठ जाओ और आपसे पकड़ के रखो, हम वीडियो चलाएंगे। क्या बात है। तो ये पूरा कल्चर था लाहौर का। अच्छा, मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन साहब चूँकि क्यूरेटर रहे हैं लाहौर के कल्चर के हवाले से, तो मेरा मियाँ साहब के साथ जब भी बात हुई उन्होंने एक ही शिकवा किया, उन्होंने कहा कि मैं गवर्नमेंट से बार बार कहता हूँ कि ये बसंत तो खोल दें। तो जब ज़ाहिर है दूसरी तरफ हम देखते हैं तो बहुत सारे नौजवानों के गले कटे, वही नौजवान अच्छा जो नहीं बनाना चाह रहे, तो वो बाइक पे जा रहे हैं और सड़क पे ऐसे फिर गई। हमारे सहाफ़ी जो हैं चंद, एक मैं कल पढ़ रहा था कि वो कहते हैं कि मैं जा रहा था तो मुझे एक दोस्त ने कहा कि तुम्हारी तो गर्दन से खून निकल रहा है यहाँ से, कान के नीचे से। तो कहते हैं कि वो उस वक्त मैं चला रहा था, मुझे पता नहीं चला। जब मैंने देखा तो शर्ट भरी हुई थी और हॉस्पिटल गया तो उन्होंने पट्टी कर दी। मैं एक दिन वापस आ गया तो इरिटेशन रही मुझे काफ़ी उस ज़ख्म पे, तो पता चला कि वो डोर के अंदर जो केमिकल था वो केमिकल अंदर रह गया हुआ था, वो स्टिचेस कर दिए, लगा दिए हुए थे। फिर वो ज़ख्म दोबारा खोला गया, उसकी सर्जरी दोबारा की गई और उसके बाद 1 महीने का उनको बेड रेस्ट दिया गया कि कम से कम, ज़ाहिर है खून ज़ाया इतना हो गया, वीकनेस हुई और वो तकलीफ़ उसकी ख़ास। तो इस हवाले से भी ना ये ज़रा इसका एक नेगेटिव पहलू है। मेरे ज़हन में ये आता है कि स्पेन पर बड़ा एक एतराज़ किया जाता है बुल फाइटिंग के हवाले से। कहते हैं क्या आपने वहशी ज़माने की ये खेल जो है ना अभी तक जारी सारी है आपके कल्चर में, तो आपने देखा ना बुल फाइटिंग की वीडियोस वगैरह, कैसे लहू लुहान होता है बुल और आखिर पे उसको सरेआम मार दिया जाता है। तो वो कहते हैं कि भाई ये तो हर सकाफत में होता है, हम तो इसकी हिफाजत करेंगे। ये जो जंगें आप लड़ते हैं और आज भी जंगें लड़ते हैं,
हम तो चले फिर बैल मारते हैं, बुल मारते हैं, आप तो इंसान मार देते हैं। तो यानी सकाफ़तों के एक बहरहाल नेगेटिव पहलू तो ये होते ही हैं। पॉजिटिव पहलू ये है कि देखें इसके साथ रंग हैं। डॉक्टर एजाज अनवर साहब ने इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स बनाई हुई हैं। जब लाहौर में बसंत होती है तो आसमान रंगा होता हाय है, हाय, क्या और वो उनकी जो पेंटिंग्स हैं वो बिकती हैं, वो कैलेंडरों पे छपती हैं, वो एक शाहकार हैं। डॉक्टर एजाज अनवर ने तो इंटीरियर लाहौर ही पेंट किया ना सारा। तो लाहौर शहर की इस हवाले से बल्कि लोग बाकी शहरों से आते थे यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग्स के रूफ टॉप्स बुक करवाते थे, और यहाँ पे बसंत को बाकायदा मनाया जाता था। मुनीबा, लेकिन एक दो बातें ऐसी हैं, मसलन ये कि आर्डिनेंस के नतीजे में ये इसका इजाज़त दी गई है, अभी इसकी कानून साजी ऐसा नहीं हुई। हाँ। तो मैंने सुना कि अज़मा बुखारी साहिबा से किसी ने इंटरव्यू में पूछा कि ये तो आपने बड़ी जल्दी में कर दिया है, तो क्या, तो उसने कहा कि असम्बली इन सेशन नहीं थी, हम इसकी कानून साजी बाकायदा करेंगे। लेकिन कानून साजी कर भी लें तो आप देखें कि पाकिस्तान की जितनी आवाम है, पॉपुलेशन इस वक्त माशाल्लाह 1.25 से 1.5 करोड़ तो लाहौर की आबादी है। क्या हमारे पास जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ इतनी तादाद में हैं कि ये गली गली मोहल्ले मोहल्ले छत छत पे जाके ये देख रहे हैं, इंश्योर करें कि किस तरह की डोर जो है वो इस्तेमाल की जा रही है। बिल्कुल। लेकिन प्रोफेसर साहब ये भी बात है ना कि जब पाबंदी थी, 25 साल पाबंदी रही है, उस पर भी हमने देखा है कि ऑन एंड ऑफ बसंत मनाते रहे हैं लोग पाबंदी के बावजूद भी, और उसकी वजह से भी बहुत सारे इंसिडेंट, बहुत सारी जानें गई हैं। जी, और अब तो चले ऑफिशियली इसको अलाउ कर दिया जाएगा। एक दफ़ा इसके दरमियान 25 साल के दरमियान भी किया था। मुशर्रफ साहब उस वक्त हुकूमत में थे। अच्छा। ज़ाहिर है वो इस्लामाबाद में तशरीफ़ फरमा थे, तो उनके मन में समाई कि किसी तरह ये सकाफ़त को एंजॉय किया जाए, ये त्यौहार है, लाहौर जाके मनाया जाए। तो उन्होंने ऑर्डर कर दिया। तो मेरा ख्याल है मरहूम सलमान तासीर साहब यहाँ गवर्नर थे उस वक्त, और परवेज़ इलाही साहब थे। तो इन्होंने बाकायदा लाहौर में बसंत एक दिन के लिए इजाज़त दी। बहुत ज़्यादा वसी पैमाने पे मनाई गई, जैसे कि ढोल ढमक्के के साथ पहले मनाई जाती है ना, उस तरह मनाई गई। लेकिन वही बात है कि एक तो ये जो नई जनरेशन है इसको बिल्कुल वाक़तन उस तरह से नहीं समझ में नहीं आएगा कि इसको करना कैसे है, इसको एहतियात के साथ कैसे इस खेल को खेलना है। तो दूसरा ये है कि वाकई इतनी फोर्स भी नहीं है गवर्नमेंट के पास, तो ये बेहतर है कि सटल अंदाज में ग्रेजुअली दर्जा ब दर्जा इसको अलाउ करें। और मेरा ख्याल है कि मुस्तकिलन पाबंदी होनी चाहिए हर छत पे पतंग उड़ाने की, क्योंकि उस पर नहीं आप लोगों के घरों की छतों पे कैसे पुलिस या कोई जो भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है वो पहुंच के कैसे चेक करेगी। एक डोर है, अगर वो केमिकल वाली डोर ना भी हो, बस तेज़ हो, मांझे वाली आम डोर भी हो, वो लटक रही है और एक बाइक पे बंदा जा रहा है, भले हेलमेट भी पहना हुआ हो, तो गले के नीचे से गुजर सकती है। तो इसका इतना ज़्यादा वो देखे ना, जितने भी महज़ब मुल्क हैं उन्होंने, जैसे बुल फाइटिंग है, उन्होंने एक उसको महदूद से एक एरिना में कर दिया है। तो इसी तरह इस तरह के खेल जिनके साथ ये नेगेटिव चीज़ें भी वो होती हैं एसोसिएटेड, तो बेहतर है कि उसको लिमिटाइज़ कर दिया जाए किसी तरीके से। नहीं तो आपको लगता है कि अगर इस तरह के जो कल्चरल फेस्टिवल होते हैं, ऑब्वियसली ये हमारे कल्चर को भी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो इससे सियाहती जो सरगर्मियाँ हैं वो भी बढ़ेंगी? जी हाँ, मरीम नवाज साहिबा का एक जो मैं समझता हूँ सबसे अच्छा पहलू वो ये है कि उन्होंने पंजाब को एक कल्चरल हब इसलिए भी बनाने की कोशिश कर रही है कि यह टूरिज़म बढ़े। आप देखें पाकिस्तान में ख़ास तौर पे हमारे इस शहर लाहौर में इतना पोटेंशियल है टूरिज़म का, और हर तरह की टूरिज़म। एक दफ़ा एक इंडोनेशिया से बुज़ुर्ग आए, कोई 72-73 साल के थे, उन्होंने कहा कि मैं इंडोनेशिया में रह के थक गया हूँ क्योंकि वहाँ पर 250-300 साल पुरानी बिल्डिंग से पुरानी कोई बिल्डिंग ही नहीं है। मैंने कहा यहाँ पे हैं 4-4 हज़ार साल पुरानी, आपको लाहौर शाही किला में जाएं, लोह का मंदिर वगैरह, ये जो इलाके हैं सारे, तो यहाँ लाहौर में एक तो ये वाली जो हेरिटेज की वो है ना, ये टूरिज़म है। दूसरी हमारी जो पंजाब में रिलीजियस टूरिज़म है। देखें सतगड़ा के मंदिर हिंदुओं की मुक़द्दस मकामात हैं, करतारपुरा और ननकाना साहब हमारे सिख भाइयों के मुक़द्दस मकामात हैं। फिर चलें पंजाब से ज़रा सा निकल के पोटोहार पे जाएं तो बुद्धों के हैं, फिर क्रिश्चियंस के जो कितने ज़्यादा चर्चेज हैं यहाँ पर। बिल्कुल, तो ये रिलीजियस टूरिज़म भी एक बहुत पोटेंशियल है इसमें। फिर फूड है और ये कल्चरल फेस्टिवल्स हैं और म्यूज़िक है और यू नेम इट। तो हम तो जिंदा दिलाने लाहौर हैं, और हम तो 7 दिन ते 8 मेले लाहौर के बारे में मशहूर है। तो हम तो बखुशी इसको वेलकम करेंगे कि वाकई दोबारा से रंग बिखरें लाहौर के आसमान पे।
और खुशबुएं आए और गाने बने। या आपको तो याद है प्रिया परवेज का गाना, बिल्कुल, बसंत अबरारुल पे- हक का गाना बसंत पे स्पेसिफिक जो है गाने बनाए जाते रिलीज किए जाते थे, बाकायदा रिलीज किए जाते थे। और क्या इतना, और हर घर पे वो जब तक इंडियन चलते थे वो तो चलते ही थे, लेकिन जब पाकिस्तानियों ने इस तरह के ये जो बसंत स्पेसिफिक गीत बनाने शुरू किए तो इतने पॉपुलर हुए। पतंग जो बोकाटा आप जी, कह रही जी, हैं, उस बोकाटा, बोकाटा को हाँ। गीत में इस्तेमाल करके क्या लाजवाब चीज़ बना हाँ दी जी। प्रिया परवेज ने। इसी तरह वो एक मशहूर ब्रांड है बेवरेजेस का, हाँ। उसके ताउन के साथ अबरारुल हक ने बड़ा अच्छा गाना उच्चियां हवाओं में गुड़ियां उड़ान ली, डोर पक्की चाही दी है यारियां निभान ली, टेंशन ना देवी कि पेचे ते भरावां नूं बुला के मुंडे मर ना जान कुछ खा के। इस तरह के मज़ेदार गीत होते थे और सुनते थे हम और एंजॉय करते थे। तो मुझे लगता है कि शायद इस दफ़ा भी कोई ऐसी चीज़ हमें देखने को मिले और शायद हमारे जो मौसीकार है, हमारे जो लेजेंड्स हैं, वो भी वेट कर रहे हो कि बसंत मनाई जाए और हम कोई ऐसा गाना जो है या गीत है वो भी रिलीज़ करें। और हम भी यही होप करेंगे, क्योंकि अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए कि अच्छा एक फेस्टिवल जो कल्चरल हमारी जो फेस्टिविटी को इन्हांस करेगा, हमारे कल्चर को प्रमोट करता है, उसकी तरफ हम जा रहे हैं। लेकिन साथ साथ इंश्योर भी इस चीज़ को कराएं कि कोई अल्लाह ना करे कि कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए जिसकी वजह से हमें दोबारा से इसके ऊपर जो बैन लगाना पड़े और जो है ना वो बहुत ज़्यादा सवाल हमारी अपनी कारकर्दगी के ऊपर उठे। इंतज़ामिया के हवाले से मैं बात कर रही हूँ। तो प्रोफेसर अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। बसंत के हवाले से हम बात कर रहे थे, बसंत फेस्टिवल किस तरह मनाना है और कैसे मनाना है, पहले कैसे मनाया जाता था, कहाँ से इसकी हिस्ट्री है, उस पर बात की है। प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप आए, इसके ऊपर बात की। ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।